अस्सलामुअलैकुम। आकाशो यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, समंदर के बीच एक तंग रास्ता है जहां हर गुजरता जहाज अब जैसे सवाल बन चुका है। एक तरफ ईरान की सख्त वार्निंग है जो कहती है कि इस पानी से गुजरना अब उसकी इजाजत से जुड़ा होगा, और दूसरी जानिब अमेरिका का ऐलान है कि फंसे हुए जहाजों को निकालने के लिए कदम उठाया जाएगा। 2000 के करीब जहाज और हजारों मल्लाह इस रास्ते में रुके हुए हैं, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। कहीं हमले की खबर है, कहीं पिस्पाई की, और कहीं इंसानों की जान बचाने का एक दावा है। इसी कश्मकश में आलमी तिजारत भी सांस रोके खड़ी है और तेल की रवानी पर भी असर पड़ रहा है। क्या ये रास्ता दोबारा मामूल पर आएगा या ये तनाव मजीद गहरा होगा? नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे शहर के उस कोने की जहां एक दरवाजा है जिसके बाहर आवाजें जमा हो रही हैं। अडयाला जेल की तरफ बुलाया जा रहा है रहनुमाओं को, कारकुनों को, जैसे एक ही मुतालिबा सबको इकट्ठा कर रहा हो। अदालतों में तारीखें तय हो रही हैं, अपीलें आगे बढ़ रही हैं, मगर फैसलों का इंतजार अभी बाकी है। अंदर मुलाकातों पर सवाल हैं, बाहर सियासत में इख्तलाफात की गूंज है। कहीं रिहाई की बातें हैं, कहीं सेहत की फिक्र है, और कहीं हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला। इस सारी सूरत हाल में आम आदमी भी महंगाई और रोजमर्रा मसाइल के बोझ तले नजर आता है। अब देखना यह है कि दबाव किस रुख जाता है और क्या इससे कोई नया रास्ता निकलता है या नहीं निकलता। साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें तारिक सुमेर साहब हैं, उसके साथ शकील करार साहब हैं, डॉक्टर इमरान साहब हैं और डॉक्टर आबिद सलहारी साहब हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर आबिद साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज सर मैं आपसे करने जा रही हूँ। सर, हम देख रहे हैं कि ये जंग शुरू होती है, उसके बाद पाकिस्तान की अगर मैशत के हवाले से बात कर ले, पूरी दुनिया की मैशत को सर हम इस वक्त देख लेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की मैशत जो है इस वक्त दाव पे लगी है। सब चाहते हैं कि जंग जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन हर गुजरता दिन जो है वो नई से नई खबरें हमारे सामने लेकर आता है। सर, ऐसे में ये है कि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो ये जंग बंदी ना करवाते तो आज दुनिया में तेल जो है वो $250 फी बैरल से बढ़ चुका होता और हालात जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते। नो डाउट ये वाली चीज़ें होती, लेकिन सर हमारे लिए तमाम तर हालात जो है वो उस तरह नहीं है जैसे और लोगों के लिए। फिर भी पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि आए दिन जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। सो पाकिस्तान के लिए इस टाइम किस किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो आप समझते हैं? पहली बात तो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान अकेला मुतासर नहीं हो रहा। तकरीबन हर वो मुल्क जो कि अपनी तेल और गैस की ज़रूरियात जो थी वो गल्फ से इम्पोर्ट करता, वो सब यकसा मुतासर हैं। इसमें ईस्ट एशियन ममालिक भी शामिल हैं और इसमें हमारे रीजन के जो ममालिक हैं वो भी शामिल हैं। अब जो एक सिंपल सा फार्मूला है IMF का, वो ये है कि जब तेल की कीमत में 10% इजाफा होता है, यानी अगर वो $70 पर बैरल था, अगर वो 77 पे जाता है, तो उसका नतीजा क्या क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि आपकी जो महंगाई की शरह है उसमें 1% इजाफा होता है। उसका नतीजा ये होता है कि आपकी GDP बढ़ने की जो शरह है वो ½ उसमें कमी आती है। इसी तरह से उससे जो इंटरेस्ट रेट का कम होना, ज़्यादा होना, और जो ट्रेड इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के दूसरे वल्नरेबल 3 मुल्क में है। जो क्राइटेरिया ये है कि आप कितने फीसद अपनी तेल और गैस की सप्लाई जो है वो गल्फ से ले रहे हैं, आपके बैरूनी कर्जे कितने हैं, आपके पास रिजर्व्स कितने हैं डॉलर्स के, और आपकी आमदनी और अखराजात में गैप कितना है। तो जब आप इन 4 चीज़ों पे देखें तो पाकिस्तान चूँकि कर्जों का बोझ भी है, हमारे पास मांगे तांगे US डॉलर हैं जो स्टेट बैंक में पड़े हैं, हमारा FBR का खसारा जो है वो पहले 10 महीनों का कोई 650 अरब रुपए को क्रॉस कर चुका है। आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, और तकरीबन हम अपनी 80% जो इम्पोर्ट है वो इधर से ले रहे हैं गल्फ ममालिक से। तो पाकिस्तान दूसरा बड़ा वल्नरेबल मुल्क है। लेकिन ये सिर्फ एनर्जी का इशू नहीं, इससे बड़ा जो इशू है वो ये है कि हमारी सारी LNG कतर से आती है, और कतर के प्लांट्स पे हमलों के बाद पाकिस्तान के अभी जो खरीफ की फसल होगी, कपास और चावल, उसके लिए तो यूरिया है। अगर यही सूरत हाल रही तो जो सर्दियों में गंदम की जब बुवाई होगी तो शायद उस वक्त यूरिया खाद जो है वो नायाब हो चुकी हो या बहुत महंगी हो चुकी हो। तो ये किसान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये खाद को कहाँ से पूरा करना है। इसी तरह से हम देखते हैं अपनी बिजली की पैदावार को। आपने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी पे जो चनाब का पानी है वो
भारत ने एकतरफा तौर पे उसमें रोका है। और गैस से आपकी जो बिजली बन रही थी, अगर गैस नायाब हो जाती है तो उसी गैस से खाद बननी है, उसी गैस से बिजली बननी है, और वही गैस है जो कि घरों में जलाई जाएगी। तो ये इन 3 मार्जों पे पाकिस्तान को चैलेंज का सामना है। चौथा बड़ा जो चैलेंज है वो रेमिटेंस की शक्ल में है। जाहिर है कि अगर खलीजी ममालिक जो है इस वक्त जंग से मुतासर है, तो वहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी बैठे हैं उनकी आमदनी है। खलीज में इस दफा गर्मियों से पहले टूरिज्म का जो सीजन था वो बड़े बुरे तरीके से हिट हुआ है। उसकी एविएशन जो है वो किसी भी मुल्क की एयरलाइन वो सब हिट हुई है। तो ये काफी मल्टी फेसेटेड और मल्टी प्रॉन्ग चैलेंजेस है जो कि पाकिस्तान को जिनका सामना करना पड़ेगा। जी सर, एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि स्टार्ट से जब ये जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान में जो कीमतें हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ जाती हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का सर आप समझते हैं कि हुकूमती ये जो तरीकाकार है ये सही है? क्योंकि आम आदमी की जिंदगी है जो वो इससे शदीद इस वक्त मुतासिर हो रही है, महंगाई जो है डबल फिगर में दाखिल हो चुकी है। कोई हुकूमत के पास हमें इस वक्त नजर नहीं आता कि मुतबादिल ऑप्शन जो है वो इस पर मौजूद हैं। आपने अक्सर गर्दिशी कर्जों का लफ्ज सुना होगा, सर्कुलर डेट। ये सर्कुलर डेट कैसे पैदा होता है? ये उस तरह से पैदा होता है कि जब आप महंगी तवानाई लेके उसको सस्ता करके बेचते हैं और ये सोचते हैं कि पैसे आने वाली हुकूमतें इकट्ठी करके दे रही होंगी, तो वो गर्दिशी तवानाई का कर्जा बन जाता है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आज मसनूई तौर पर पेट्रोलियम कीमतों की कीमत जो है उसको कम कर लिया जाए और ये सारा गर्दिशी कर्जों में पार कर दिया जाए, जो कि हम अगले 10-20 साल फिर बाद में उसको पे करते रहे, या फिर जो हमने पुराना गर्दिशी कर्जा वो तो पे करना ही है, कम से कम उसमें नए का इजाफा ना होने दें। और ये गवर्नमेंट या आज आपसे पैसे वसूल कर ले या आज सब्सिडी दे के साल बाद आपसे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर ले, ये पैसे तो हम ही नहीं देने हैं। तो बेहतर है कि हमें पता हो कि अपफ्रंट हम क्या दे रहे हैं, ताकि उसके मुताबिक हम अपनी जो कंजम्पशन है वो तो एडजस्ट कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। तारिक सुमैर साहब, इस वक्त आप पे आना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। हर कुछ हम अगर कहें कि घंटों बाद कोई नया बयान जो है वो हमारे सामने आता है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ईरान की जानिब से सर वार्निंग के बाद अमेरिकी जहाज़ पर मिसाइल हमले ने खिते में एक नई जंगी सूरत हाल जो है वो इस वक्त पैदा कर दिया है। सर आपके ख्याल में कि अमेरिका इसका जवाब फौजी ताकत से देगा या ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ एक इंसानी हमदर्दी का एक मिशन है, सिर्फ इस मिशन को आगे लेकर चलेगा? बहुत शुक्रिया काशा। ये खबर जो आपने अभी शेयर की है जी, ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं अमेरिकी जहाज़ पे, तो वो अमेरिकी जहाज़ जो ईरानी मीडिया की रिपोर्ट है उनके मुताबिक उनकी हदूद में दाखिल हो रहा था। उन्होंने वार्निंग दी, वो नहीं आए, 2-3 मिसाइल इन्होंने फायर किया, वो वापस चला गया। और अमेरिकी जो सीनियर अहदेदार हैं वो कह रहे हैं जी ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं। अब इसमें डबल चेक करने की ज़रूरत है कि वाक़या हुआ या नहीं हुआ। एक तो ये बात हो गई, और इसके नतीजे में कोई जंग नहीं शुरू होगी, ये भी मैं आपको वाज़ेह कर दूँ। जंग बंदी अब तवील है, मुद्दत के लिए है, उसमें अभी कोई बड़ी मुझे तब्दीली नज़र नहीं आ रही। जो अमेरिकी सदर ने गुज़श्ता रात एक अपना ट्वीट किया, उसमें ये तासर बाज़ मीडिया के पाकिस्तानी मीडिया में ये तासर उभरा कि जी शायद कोई आबनाए हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। तो मैंने इसको डिटेल से फिर चेक किया, उसको उनके ट्वीट को भी पढ़ा, तो उसमें उन्होंने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया है कि जो फंसे हुए वहाँ जहाज़ हैं, जो अमला है 2000 के करीब बताए जा रहे हैं, तो वो 60 दिन से तकरीबन फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने में अमेरिका मदद करेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर इस हद तक भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, स्मूथली हो जाती है और ईरान भी इसमें मुकम्मल तावन करता है, और उसके नतीजे में फिर एक मैसेज चला जाएगा कि इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमतें नीचे आने के इम्कानात माहिरीन जो कह रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि हो जाएगी, और ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। इसके साथ एक और जुड़ी खबर है जो हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ट्वीट करके दी है कि जो ईरानी अमला था, जो इनका एक जहाज़ अमेरिका के कब्ज़े में था, वो पाकिस्तानी हदूद में आया है। 22 रुकनी ये अमला था, इसको पाकिस्तान के पास है इस वक्त, और किसी भी वक्त वो कानूनी कार्रवाई जो भी प्रोसीजर होता है उस करके ईरान भेज दिया जाएगा। जो जहाज़ था उसे मरम्मत के लिए पाकिस्तान नेवी के हवाले किया जा रहा है, मरम्मत करके। तो ये पॉजिटिव खबरें इस एंगल तक तो हैं। नई 14 जो तजावीज़ हैं ईरान की,
वो पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को मिल गई हैं और अमेरिकी सदर आज रात उनका जायज़ा लेंगे और किस हद तक होगा। तो बयानबाजी की जो हद तक धमकियाँ शमकियाँ दोनों साइड से देते रहेंगे और इनकी धमकियाँ बयानबाजी के हद तक लोकल पॉलिटिक्स है, हर मुल्क की अपने अपने मामलात होते हैं। उन्होंने क्योंकि अमेरिकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मकबूलियत सदर निक्सन के बाद इस वक्त सबसे कम है। अमेरिका के अंदर महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, वो भी उनको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर उन्हें जो अप्रूवल थी वो नहीं मिली, 60 दिन के वक्त गुजर गया है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। तो जंग दोनों साइडें मेरा ख्याल है बड़ी जंग नहीं अब चाहती, सुलह की तरफ जाना चाहते। एक अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था, एक दिन कबल की बात है, कि आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे और ईरान ने अपनी शराइत नरम की हैं, वो जो 14 शराइत का। तो अभी तक इस्लामाबाद के अंदर तो मुझे कोई माहौल नहीं लग रहा हमारी हुकूमत की तरफ से, कोई ऐसी सिग्नल भी नहीं आए। अनाउंसमेंट तो ज़ाहिर बात है आखिरी लम्हात में आती है, कोई सिग्नल नहीं कि एक हफ़्ते के अंदर कोई इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन टेलीफोनिक राब्ते जो हैं हर तरफ से जारी हैं, व्हाट्सएप पे राब्ते जारी हैं और प्रपोज़ल जो हैं डायरेक्टली मेरा ख्याल है अमेरिकी सदर को भी व्हाट्सएप की जा रही है पाकिस्तानी आला शख्सियात की तरफ से। और इसमें हमें अब इंतज़ार है कि ये कब माहदे की साइनिंग की तारीख कोई आ जाए। और ईरान भी बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा है, अमेरिका भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, लेकिन हतमी तारीख का ऐलान ना होना ये आलमी मईशत के लिए, हमारे जैसे ममालिक की मईशत के लिए ख़तरे की घंटी बनी रहेगी। जी शकील करार साहब, हम देखते हैं कि जंग जब शुरू होती है तो पूरी दुनिया के हालात जो हैं वो ख़राब होते हैं और इसी तरीके से हमें ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान के हालात भी इसलिए ख़राब हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से और पूरी दुनिया के हालात ख़राब हैं उस तरह पाकिस्तान में अभी तक हालात नहीं हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि अब अगर कंपैरिजन कर लिया जाए और ममालिक से, तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है या जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें हैं अभी तक बहुत ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ अगर हम देख रहे हैं तो पूरी दुनिया में टैक्सेस जो हैं वो आवाम पर उनका बोझ कम किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि वो टैक्सेस का बोझ जो है उसमें आवाम को एक मरतबा फिर फंसा दिया गया है। बार बार अवाम पे ये बोझ जो है वो डाला जा रहा है और फिर बताया जाता है, मतलब जब फिर कंपैरिजन किया जाता है और ये कहा जाता है कि वहां पर ऐसा है, यहाँ पे फिर भी वो हालात नहीं है जिस तरीके से होने चाहिए। हुकूमती पॉलिसी जो है उसको तो कहा जा रहा है कि बिल्कुल नाकाम हो गया, लेकिन हुकूमत ये मानने से इनकारी है। क्या कहेंगे? शुक्रिया आकाशा। देखें, जहाँ तक आपने बात की ना कि दुनिया में टैक्सेस आम लोगों पे कम हो रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। तो उसकी वजह, एक बहुत बड़ी वजह है कि मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत रही है तो उन्होंने हमेशा आवाम की जेबों पर नज़र रखी और वहीं पे उन्होंने लूट मार की, आवाम की जेबों से पे डाके मारे और मुख्तलिफ़ शक्लों में मारे। इससे पहले जब एक नारा लगा था कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो, उसका आज तक नहीं हिसाब किताब हुआ, कहाँ गए पैसे, कितने पैसे थे, कहाँ गए, कहाँ लगे। इसी तरह अभी जो पेट्रोल की कीमतें एकदम 100 से ऊपर चली गई थी, तो फिर वापसी कुछ हुई, फिर कुछ आगे बढ़े। तो ये एक खेल तमाशा चल रहा है आवाम के जज्बात के साथ, उनकी माशी हालत के साथ, उनकी गुर्बत के साथ, उनकी तकलीफ़ों के साथ एक माशी खेल खेला जा रहा है बड़ा ख़तरनाक किस्म का। और हमें नहीं बताया जा रहा कि वो पैसे कहाँ लग रहे हैं। कहा ही जा रहा है कि आवाम पे लगेंगे, तो कौन सी आवाम है, पाकिस्तान की या बांग्लादेश की, श्रीलंका की हैं, या सिर्फ लाहौर की आवाम पे लगेंगे पैसे? तो इस हुकूमत से आप तो तवक्को ना करें कि आपको एक रुपये का भी रिलीफ देगी या हकीकत में कोई रिलीफ देगी। यहाँ तो पाकिस्तान में रवायत है ना, जैसे एक ताजर हमारे क्या करते हैं कि कोई सेल लगानी हो ना तो 8,000 की चीज़ को 10,000 रुपये करके फिर वो कहते हैं 950 रुपये में डिस्काउंट पे हम आपको दे रहे हैं। तो ये हुकूमत उस तरह ही करती है कि पहली कीमतों में इजाफा करके फिर कहते हैं हम आपको इतने % रिलीफ दे रहे हैं। वो आपको उल्टी सुना था ना आपने, रोटी वाला बोल तो ये आवाम के साथ इसलिए हो रहा है कि आवाम हमारी बेहस हो चुकी है। जब हमारी आवाम में एहसास पैदा हुआ कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, वो उठ खड़ी होगी, किसी कोई भी हुकूमत हो। लेकिन हमारी आवाम मौजूदा हालात में बेहस हो चुकी है। हर आदमी नफ्सा नफ्सी के आलम में, उसको सिर्फ अपने पेट की, अपने घर की फ़िक्र है, अपने मुल्क की फ़िक्र नहीं है। और इसीलिए हम अपने हुक्मरानों को सही पूछ रहे कि वो क्या कर रहे हैं, ये टैक्सेस कहाँ लग रहे हैं, उस टैक्सेस के अगेंस्ट आवाम को क्या मिल रहा है। आज भी हम पीने का साफ पानी, तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर में पीने के पानी जो है उसकी किल्लत पाई जाती है, सेक्टरों में पाई जाती है कि पानी खुश्क हो गया है, और कभी रावलडा में पानी कम पड़ गया, कभी खानपुर में पड़ गया, कभी मशीनें ख़राब हो गई, कभी ट्यूबवेल ख़राब हो गए। तो आज तक हमें जो बुनियादी हमारे हकूक़ हैं,
जहाँ से एक इंसानियत और एक स्टेट शुरू होती है वही नहीं दिए गए, उन्हीं चक्करों में आपको घुसेड़ा जा रहा है। फिर उसके बाद पेट्रोल और गैस की कीमतें तो वो इतनी बढ़ा दी जाती है कि आप उससे निकल ही नहीं पाते जी। आप पिछले देखें ना 50 साल में देखें तो क्या हो रहा है, यही हो रहा है। तीसरा इक़्तिदार है ये नवाज शरीफ के ख़ानदान का तीसरा इक़्तिदार है। एक सवाई मोटरवे के इन्होंने क्या बनाया है, बेवकूफ़ बनाया आवाम को, बस वो बनाते आ रहे हैं और हमारी आवाम बन रही है मुसलसल बेवकूफ़। नारे लगाते हैं बस बातों में आ जाते हैं। अभी नया नारा लग गया है कि जी घर बनाने के लिए कर्जे। वो खुदा के लिए यार पहले मुल्क मकरूज़ है हमारा बच्चा, एक बच्चा जो पैदा होना इसने अगले 5 साल में 10 साल में वो भी मकरूज़ है। उस आवाम को मज़ीद कर्जे तले डबो रहे हो। उससे पहले क्या हुआ था, येलो कैप स्कीमें आई, ट्रैक्टर आए, क्या हुआ? हमारे मुल्क बस लूट मार लगी हुई है, लूट मार, कोई पूछने वाला मतलब नहीं ये है। प्रोजेक्ट हुकूमत का आपको सही नहीं लग रहा? देखिए इसमें क्या है, आप लोग देखें ना, बात फिर वो ये है कि लोगों को आप हुनर सिखाएं, तालीम दें उनको। आप उनको मकरूज कर रहे हैं, आप उनको कर्जा तरीका डबो देंगे कि अगले 20 साल 30 सालों से निकल नहीं पाएंगे, उनका खानदान पूरा निकल नहीं पाएगा। तो अभी भी ये हुआ है सर, इन 4 सालों में जितना कर्जा लिया गया उतना पाकिस्तान की तारीख में कभी कर्जा नहीं लिया गया। डॉक्टर यही सब कुछ आवाम पे डाला जा रहा है बिल्कुल। डॉक्टर अली इमरान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगे। सर, सदर ट्रंप कह रहे हैं कि वो फंसे हुए जहाजों को निकालने के लिए पीठ से एक ऑपरेशन जो है उसको शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है प्रोजेक्ट फ्रीडम, जबकि ईरान का एक दावा है कि ये उसकी समंदरी हुदूद है। क्या ये इकदाम बैनुल-अक़वामी पानियों में बराह रास्त फौजी तसादुम की बुनियाद बन सकता है, क्योंकि हालात तो सर उसी तरफ जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह। देखिए आशा, जिस तरीके से बड़ा टेक्निकल तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इसका नाम फ्रीडम प्रोजेक्ट रखा है, अब आप मुझे ये बताएं कि फ्रीडम किससे चाहिए? क्या उन लोगों को किसी ने अपनी कैद में रखा हुआ है? क्या वो मकबूस हैं? क्या वो किडनैप्ड है? लेकिन ऐसा नहीं है। ये बेसिकली आज जो लोग वहां पर स्टक हैं और जो सफर कर रहे हैं जी, वो अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी से कर रहे हैं। आज अगर अमेरिकन गवर्नमेंट यानी ट्रंप इंतजामिया जिस तरह उन्होंने पूरे उस इलाके का ब्लॉकेट किया हुआ है, वो ईरान की जो बंदरगाह है उससे तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर एक पूरा ब्लॉकेट बनाकर बैठे हैं। वो किसी को न अंदर आने दे रहे हैं, जो बाहर निकलता है उसको जो है वो जहाज को पकड़ लेते हैं। अब ये बड़ी एक टेक्निकल वारदात उन्होंने डाल दी है ताकि इंटरनेशनली जो है वो ईरान को जो है वो बदनाम किया जा सके। माफ कीजिएगा जी जी। ईरान ने भी उसमें मेरे ख्याल से ईरान ने बड़ा अच्छा उसके ऊपर जो रिटेलिएट किया, उन्होंने बयान दिया कि ठीक है, अगर कोई ऐसी काविश की जा रही है जिससे जो लोग स्टक हो गए जहाजों में बैठे हैं, जो पीछे जो अपना हरम से काफी पीछे हैं, जो तेल के तफसीलात लेकर आ रहे थे, तो उनको इतराज कोई नहीं होगा, लेकिन उसका कोई पैरामीटर्स पहले तय किए जाएंगे। ये मैं भी पढ़ रहा था, लेकिन वो पैरामीटर्स कैसे होंगे, किस तरह तय किए जाएंगे, कौन फ्री क्या किसको बिठाएगा, तो बताया करेगा, ये अभी डिबेट लंबी है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के पास तो तेल की कोई कमी नहीं था। अमेरिका की आवाम जो है वो तो शायद कभी भी तेल की किल्लत का सामना ना करे, लेकिन वहां पर भी तेल की प्राइसेस काफी बढ़ चुकी है। उनकी स्टॉक मार्केट बड़े बुरी तरीके से क्रैश कर रही है। इन्फ्लेशन जो अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो दिन ब दिन इस तेल की जो लड़ाई है उसकी वजह से बढ़ रही है। हमें सोचना ये है कि ये मसला जो है ये न सिर्फ इंटरनेशनल, ये पूरी दुनिया का मसला है। इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा सीरियस इशू है। पाकिस्तान की हुकूमत ने फिर भी इस मुश्किल करने में भी अपनी आवाम के ऊपर हाथ साफ करने से गुरेज नहीं किया। उन्होंने फिर भी एवरेज तकरीबन 150 रुपए की ले ली है इस पेट्रोल के ऊपर, जो इस 1 लीटर आप ले रही है, 1 लीटर के ऊपर तकरीबन 150 रुपए की लेवी है, जिसे फेडरल टैक्स कहते हैं, वो लगाया हुआ है। अब हम इतनी मुश्किल हालात के अंदर किराए देते कैसे बढ़ गए, जो खुर्द-व-नोश की जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की खुर्द-व-नोश की चीजें हैं, प्राइसेस कम चली गई, तो वही की कीमत कितनी बढ़ गई, और हमें इस वक्त लॉकडाउन करना पड़ रहा है। रात शाम 8 बजे के बाद ट्रांसपोर्ट और फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन जो है वो इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स भी बंद हो रही है, और तमाम कारोबार भी जो है वो भी तकरीबन बंद हो रहे हैं। हम अब हमारी जो हुकूमतें हैं इनकी स्ट्रैटेजी देखें, ये इनका शॉर्ट फॉल किसी और जगह से होता है कि पैसे पूरे करने की कोशिश कहीं और से करते हैं। इस वक्त हुकूमत टैक्स के ऊपर शॉर्ट फॉल का शिकार है 600 से लेकर 1300 अरब रुपए तक। अब वो क्या कर रहे हैं, और तो कोई तरीका है नहीं कि ये किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करें। रियल एस्टेट खत्म हो गई, जिस बुरे तरीके से सफर कर रहा है
वो अपनी जगह। और जो अभी आके तकरीबन 19 लाख लोग जो इस वक्त यूएई के अंदर है, यूएई जो है उनको धकेल के वहां से बाहर कर रहा है, तो आपकी रेमिटेंसेस में भी तकरीबन 7 से 10 अरब रुपए का जो है वो खसारा होगा आने वाले टाइम में, और वो फिर मजीद लोगों पर टैक्स लाते जाएंगे। तो मैं समझने से हासिल हूँ कि ये इकोनॉमी, ये समझदार लोग, ये तजर्बाकार लोग जो 40 साल से बैठे हैं, उनको किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और रहा अमेरिका। अली इमरान साहब, अगर आप नाराज ना हो तो एक और सवाल सर आपके सामने इस वक्त रखना चाहूंगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी हमदर्दियां या पीटीआई की हमदर्दियां जो हैं वो सिर्फ बयानात तक हैं, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है? तो आप क्या, हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? मुझे आप ये बताएं कि आर्टिकल, आपके आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 1 से लेकर 28 तक, सर आपको नहीं लगता मुजम्मत से बढ़ के अब मुजाहमत का टाइम आ गया? हम कितनी मुजाहमत करें? आप लोगों ने भी तो करनी है। क्या आप मुतासिर नहीं थे? पीटीआई तो कर चुकी, सरों में गोलियां खा चुकी, हाई कोर्टों के पास जा चुकी। आज जो देखें, हमारे तो केस तक सुने नहीं जा रहे। तो हम तो बार बार ये कहते हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा काम है इश्यूज को उजागर करना, अवाम का काम है उसको समझ कर बाहर निकलना। सर जी सॉरी टू से, लेकिन हम अपोजिशन नहीं है सर, हम जर्नलिस्ट हैं, हम सिर्फ आपसे सवाल कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। आपका काम है, अपोजिशन का काम है कि अवाम के लिए कुछ करना, और अवाम इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। और इस वक्त ये छोटी सी ब्रेक है, लेकिन इसमें एक जो चेंजिंग हुई है वो ये है कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं असगर चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब वक्त देने के लिए। पहला सवाल ये आपकी तरफ वो लेकर आना चाहूँगी। सर सवाल ये है कि जब जंग शुरू होती है, बस हमारा वही है कि भाई जंग शुरू हो गई है, तो अब पाकिस्तान में हालात जो हैं बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए हैं। उस टाइम जो हुकूमत ने, और साथ पंजाब हुकूमत की अगर बात की जाए, तो आवाम को एक रिलीफ दिया था। वो रिलीफ ये था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उसको फ्री कर दिया गया था, और आवाम जो है कुछ थोड़ा सा जो उनको रिलीफ था वो कुछ ना कुछ हमें किसी हद तक वो इससे खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन अब दोबारा से आज से और कल, यानी आज 4 तारीख और कल 5 तारीख से तमाम तर ये जो किराए हैं ये बहाल हो जाएंगे, तमाम तर किराए जो हैं वो देने पड़ेंगे आवाम को। सो अभी जंग तो ख़त्म नहीं हुई है, जो आपने पेट्रोल बढ़ाया था वो भी कम नहीं हुआ, तो फिर ये क्या है? जी बहुत शुक्रिया काशा। यहाँ पर मेरा नुक्ता नज़र ज़रा मुख्तलिफ है। अभी कुछ देर कबल जो हमारे दोस्त बता रहे थे मैशत के हवाले से हमें, बिल्कुल ये ठीक बात है। जैसे होता है ना कि माल मुफ्त दिले बेरहम, हमने तो बड़ी दरिया दिली दिखाई और फ्री ट्रांसपोर्ट कर दी, और फिर उसका हमें वो नज़ारे भी देखने को मिले कि जगह ही नहीं लोगों को मिलती थी, सीढ़ियों तक लोग आ गए थे उस पर। चूँकि मुफ्त का सफ़र था, वो मुफ्त का सफ़र क्यों दे रहे हैं आप भाई? आप उस पर चले। एक तो पहले ही बहुत अच्छी बात है कि ये किराए निजी ट्रांसपोर्ट की निस्बत बहुत कम है, इस पर कोई शक नहीं है। और बहुत से ऐसे सफ़ेदपोश हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ घरों में खड़ी कर दी और उन्होंने सोचा कि चलें हम इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दफातर में जाएंगे। लेकिन जब आपने वो मुफ्त कर दिया तो वो उन्होंने भी दूसरे दिन अपनी गाड़ी स्टार्ट करना मुनासिब समझी, क्योंकि उस हालत में वो उन गाड़ियों में सफ़र नहीं कर सकते थे। आप ज़रूर, अगर आपने अवाम को रिलीफ देना है तो आप उसे 50% लेस कर दे उसे, लेकिन ये दरियादिली ना दिखाया करें। ये दरियादिली फिर बाद में हमारी जेबों से निकलती है। वो बड़े तफसील के साथ उन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि ठीक है आज वो आपको रिलीफ दे देंगे, कह देंगे। और आपने देखा नहीं कि जैसे एक तो पहले दिन ही जनाब वज़ीर आज़म साहब ने अभी वो कीमतें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 87 तक भी नहीं गई थी या $77 गई थी, और एकदम ही उन्होंने बढ़ा दी थी कीमतें। और पहले 15 रोज़ा तब्दीली होती थी, तो कहा नहीं अब हम हफ्ते के बाद करेंगे। पहले हफ्ते में वो किया, कितने पैसे उस पर जमा करने की कोशिश की गई। दूसरे हफ्ते जब और ज़्यादा उन्होंने चलाने की कोशिश की, पेट्रोल बम गिराने की कोशिश की, तो फिर चूँकि पत्थर बहुत भारी था तो उन्होंने कहा नहीं अब जरा इसे मैं साइड पर रखता हूँ और 101 रुपये का तकरीबन मैं उसमें रिलीफ दे देता हूँ। हम नहीं कहते कि आप हमें रिलीफ दें, क्योंकि आज जो आप हमें रिलीफ देंगे वो कल हमारे बच्चों ने सूद समेत वापस करना है, आपने फिर भी नहीं देना है। जाएगा हमसे ही, लेकिन आप थोड़ा सा ये मेहरबानी करें, आप कट लगाएं अपनी इनकम से।
जो आपको इनकम हो रही है ना इससे। और कल वो सारी तफसीलात भी आ गई हैं कि पर लीटर पेट्रोल के ऊपर कितने टैक्सेस आप इकट्ठे कर रहे हैं, पर लीटर डीजल के ऊपर कितने टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं। दरिया दिली दिखानी है तो पेट्रोलियम लेवी है ना, आप ये करें कि चलें उस पर 100 रुपये का कट लगा दें। भाई ठीक है जी, जब तक जंग है हम 100 रुपये का इस पर कट लगा देते हैं, ऑटोमेटिकली पेट्रोल 100 रुपया सस्ता हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि आलमी मंडी में अगर आप 126 का परचेज़ कर रहे हैं तो हमें वो $70 के रेट के ऊपर आप हमें दे प्रोवाइड करें, बिल्कुल हम नहीं कहते। लेकिन हम ज़रूर ये कहते हैं कि वो जो कस्टम ड्यूटी आप ले रहे हैं ना, उससे ज़रा थोड़ा सा कट लगा दें। वो एक और आपने क्लाइमेट का टैक्स लगा के रखा हुआ है 2.4 पर लीटर, उसमें आप थोड़ा सा कट लगा लें, थोड़ा सा पेट्रोलियम कंपनियों के मार्जिन को कम कर लें, कुछ पेट्रोलियम डीलर्स जो हैं उनके मार्जिन को कम कर लें, ताकि मेरी बाइक चल सके, मेरी गाड़ी चल सके। ये नहीं होता है कि आप उठा के जो आपका बजट खसारा है, और चूँकि मैं बिल्कुल मेरे पास ऑथेंटिक्स रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन बड़ी हद तक नाकामी थी जो बजट खसारा हमने पूरा करना था। और कहा यह जा रहा है इक़्तिदार के ऐवानों में कि 1700 अरब रुपया हमने पूरा करना है जी। अब वो क्या पूरा हमसे ही आपने करना है? जब आप वो पूरा करेंगे तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में देखिए कितना इजाफा हो रहा है। शुक्र है तारक सुनार साहब आज खामोश है। जो सब्जी, उनकी मेहरबानी है सर, जो सब्जियां आ रही हैं खेतों से मंडियों तक, वो आके महंगी हो रही है। जब कोई शख्स दलाइल से बात करे तो मुझे जरूरत नहीं होती बोलने की, उसमें सिर्फ जब कोई जाती अटैक करता है तो फिर बोलना पड़ता है। उसमें सिर्फ ये बड़ा जरूरी है कि हुकूमत देखें हालत। हमने एक पॉइंट पहले रेज किया था कि आपने 2 वहाँ पर LNG के टर्मिनल्स कराची के अंदर, एक का 228 और दूसरे का 245 मिलियन पर डे आप कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। वही शिक जो कतर ने जिसका फ़ायदा उठाया है उसी का फ़ायदा आप भी उठाएं, वो तो कम से कम हमारे ऊपर कैपेसिटी चार्जेस ना आए ना। एक IPP का हम थोड़ा भुगत रहे हैं के साथ हम इसका भी भुगतना शुरू कर दें। देखिए कौम ने मिल के मुकाबला करना है। मुझे नहीं इल्म कि ये कब तक जाता है ये मामला। हमें तो पहले से ही खदशात थे कि इस मरतबा जो पेट्रोल है वो कहीं 500 का जो क्रॉस ना कर ले। इस वक्त अगर खिते की बात करें तो आप दूसरे ममालिक में देख ले, चले अपने दुश्मन मुल्क को ही देख लें कि इंडिया के अंदर क्या रेट है, बांग्लादेश के अंदर क्या रेट है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो अगर एक कदम हमसे आगे है तो वो श्रीलंका है। हम बिल्कुल श्रीलंका का मुकाबला करते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल इसके ऊपर नजरसानी की जरूरत है। नजरसानी की जरूरत है। शकील करार साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। टॉपिक चेंज हो गया सर, PTI की कुछ बात कर लेते हैं। अलीमा खान ने तमाम अरकान असम्बली को अडयाला जेल पहुंचने की हिदायत की है और हम देखते रहे कि इससे पहले भी वो इस तरह के उनकी तरफ से हिदायत जो है वो करती रही हैं वो पार्टी की क़यादत को, लेकिन कोई वहां पर नहीं आता था। क्या आपको लगता है कि पार्टी की सियासी क़यादत अब फैमिली के फैसलों पर अमल पैरा है और इसका पार्लिमानी सियासत पर कुछ असरात जो है वो भी पड़ सकते हैं? देखिए सियासत में पहली बात तो कि कोई चीज़ भी हरफ आखिर होती नहीं है जी। इससे पहले भी सियासी जमातों पर मज़ालिम ढाए गए, जेलें, कैद और मुकदमात सब कुछ होता रहा है। लेकिन इस बात में भी हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत ना माइनस इमरान खान कर पाई है और ना ही इमरान खान की मकबूलियत में कमी ला सकी है। बावजूद इसके कि सैकड़ों मुकदमात और हर मुकदमे में इमरान खान मरकज़ी मुल्ज़म और हर मुकदमे में 780A, तो उसके से बढ़ के आप कितने मुकदमात दे देंगे, क्या क्या मुकदमे बना लेंगे, कितने केसेस में सजाएँ दे देंगे। सजाएँ तो नवाज शरीफ को भी हुई थी, फिर जब डील हुई तो फिर एयरपोर्ट पे क्या हुआ, बायोमेट्रिक भी हो गया, जमानतें भी हो गई, केस भी ख़त्म हो गए। तो ये हमारे मुल्क तो अदालती निज़ाम का ये इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि एक इश्तिहारी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मोहतरम तशरीफ़ लाते हैं एयरपोर्ट पर, उनको वहाँ पर प्रोटोकॉल के साथ बायोमेट्रिक होता है। कितनी इज़्ज़त मिली कि उन्होंने सिर्फ एक हुक्म मान लिया और सर झुका लिया। फिर वो बाद में कहते हैं मैंने सर नहीं झुकाया। क्यों नहीं झुकाया, कैसे नहीं झुकाया? फिर एक इश्तिहारी को कैसे रिलीफ मिल गया? तो 50 रुपये स्टाम्प पेपर पे बाहर गया इलाज के लिए, फिर वापस ही नहीं आया। मसला ये है कि हमारे हुक्मरान जब ये पकड़े जाते हैं ना, इनका माजी आप देख लें, आप देख लें जरदारी, वो छड़ी पकड़ के चलता था। FIA ने तलब किया इधर G13 में, तो सारे लेके गाड़ी से उतर रहे थे। वो फूटी जब भी पड़ी होगी। यही शहबाज शरीफ साहब, ओहो मार के कमर बताता है कैंसर के पेशेंट है, ये होगा वो हो गया। अभी कुछ अर्सा पहले वो टेनिस खेल रहे थे। तो ये उनका हाल है। फिर ड्रामेबाजी करते हैं, वो जी मार के हमें ये बीमारी वो बीमारी है। जब पकड़ में आते हैं, जब इफ्तार में आते हैं, फिर वही लूट मार। तो
पीटीआई को तो इन्होंने उस स्टेज पे पहुंचा दिया है कि जहां उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं बचा। आधे लोग इनके मफरूर, आधे लोग पकड़े हुए हैं, और जो जेल से बाहर हैं वो फिर किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगा हुआ है, मशीन पे लगा हुआ है, और कुछ जो है पाइपलाइन में है। और जो 2-4 बच गए हैं वो उनको पार्टी से निकाल दिया, वो बाहर रह के लगे हुए अपने तकारीर कर रहे हैं, रोज़ाना ट्वीट करते हैं सुबह इमरान खान के नाम से, और रात को सोते हुए आखिर ट्वीट करते हैं। तो उनका खाना पीना वो उसी सैलड में होता है, सब कुछ उसी में होता है। तो इस वक्त पीटीआई की हालत ये है कि उसको कोई भी डेट करने को तैयार नहीं है, जिस तरह एक लीडर को करना चाहिए। अभी मैं हम तो आज का सवाल उठ रहा है कि महमूद खान अचकज़ई कहाँ है, अलामा नासिर अब्बास कहाँ है, कहाँ गए वो? खाली अलीमा खान तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो कितने लोगों को बुला लेगी? ठीक है, वहाँ 5-10 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन बात फिर ये मुकदमात उन्होंने भुगतने होते हैं। आम कारकुन ने, लीडर तो नहीं फेस करते। कुछ कारकुनों की ज़मानतें कराई वकला ने, उनकी ज़मानतें भरी, उनको बाहर आए, लेकिन अभी भी सैकड़ों कारकुन जेलों में मौजूद है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि लीडरशिप नहीं है ना। उसको तो आपने बंद कर दिया पिछले कितने अरसे से। आप देखें ना, अब तो अदालतें बेबस हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कितनी मरतबा आर्डर किया कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, हत्ता के वकील की जो कानूनी मशावरत थी, कुछ कागजात पर दस्तखत थे, वो नहीं हुआ। तो जज साहब को आखिर जब उन्होंने कंटेम्प्ट का समाअत हुई तो फिर मजबूर होकर उन्होंने ये कहा कि अब ये कर लेते हैं कि फिर मैं इस केस को ही फैसला दे देता हूँ, और तो उनके बस में कुछ नहीं है। तो जब अदालतें बेबस है, आपका सिस्टम बेबस है आपके आगे, जब शहबाज शरीफ को सिर्फ और सिर्फ सियासी खेल खेलने और लूटमार की परमिशन मिली हुई है, तो फिर क्या करेंगे? वो यही करेंगे। इसके मैक्सिमम कितना आप आगे चले जाएंगे? आप फांसी लगाना खान को वो लगा दे, वो एक ऑप्शन रह गया है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचा नहीं आपके पास। जितने मुकदमात और जिस तरह के मुकदमात फिर इसका हल क्या है? नहीं बचा कोई भी। फिर इसका हल क्या है? हल देखिए क्या होना है। वो शख्स इमरान खान जिसे कहते हैं, वो तो इस तरह झुकने वाला है नहीं। अगर झुकना होता इनकी तरह तो पहले दिन झुक जाते, सजा से पहले ही जो झुक जाते, कौन पड़ जाते। खुदा के लिए माफ़ करें मुझे, मैं बाहर चला जाता हूँ, सऊदी अरब, लंदन, तुर्की, कहीं पर भी, जैसे पहले जाते रहे शरीफ बरदान। तो ये तो वो शुरू से कहता आ रहा है इमरान खान कि मैं इनकी तरह नहीं बनूंगा, मैं इनकी तरह मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। अभी ये कहते हैं ना कि मुज़ाकरात के लिए इमरान खान के पास कोई नहीं गया। भाई जब कोई नहीं गया तो आपके ही चहीते ट्विटर पे, फेसबुक पे लगे होते हैं कि जी खान को तो ये ऑफर हुई, खान को वो ऑफर हुई, खान को ये कहा गया, खान को वो कहा गया, तो वो नहीं माना। तो बात तो वहीं पे आ गई ना। आखिर आप अपनी ही बात को, अपनी ही थूक को चाटते हैं और फिर कहते हैं हमने कोई बात ही नहीं की। सिर्फ होता क्या है कि ऐसी खबरों को लीक कराते हैं अपने जो इनके मखसूस साफ़ी हैं उनके ज़रिए, और कहते हैं हमने तो ऐसी बात की नहीं, किसी मिनिस्टर से ऐसी बात की नहीं। तो भाई आप मुलाकात क्यों नहीं कराते? क्योंकि बस में नहीं है। चले मुलाकात पे आ जाते हैं। तारिक ज़ुबैर साहब, दुनिया में बदतरीन कातिल हो, गुनहगार हो, उसकी भी मुलाकात जो है वो करवा दी जाती है उसकी फैमिली से, लेकिन यहाँ पर हालात जो है बिल्कुल चेंज है। इमरान खान बीमार हैं, हम देख रहे हैं कि उन्हें पिम्स अस्पताल लेकर जाया जाता है, वो भी रात के अंधेरे में, उसके साथ उन्हें इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। उनकी मर्जी के अस्पताल ले जाने में इतना बड़ा कौन सा मसला है जो कि ये हुकूमत नहीं समझ रही, और ये कह रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब कि ये कोई गलत मुतालबा नहीं है। हालांकि इससे पहले महमूद खान अचकज़ई साहब देखा हमने काफ़ी टाइम वो खामोश रहे हैं, चुप रहे हैं, बिल्कुल मंजर आम से गायब थे, और अब हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से इस तरह के बयान जो हैं वो आ रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। और यही महमूद खान अचकज़ई साहब हैं जिन्होंने ये पहले कह चुके हैं कि बानी पीटीआई की आंख पर सियासत हो रही है, उनकी आंख बिल्कुल ठीक है। जी शुक्रिया काशा। महमूद खान अचकज़ई का जहाँ तक तल्लक है, वो अपने इलाके में गए हुए थे और यहाँ कुछ प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया। और चंद दिन कबल की बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। तो मशाल यूसुफज़ई एक सेनेटर हैं, खातून सेनेटर हैं पीटीआई की, बुशरा बीबी के बड़े करीब तस्वर की जाती हैं उनकी, और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तर्जमान हैं हुसैन अखंज़ादा, उनके दरमियान बड़ी शदीद तलकलामी हुई, काफ़ी सख्त जुमले कहे, और मशाल यूसुफज़ई ने इल्ज़ाम लगाया कि महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास ने इमरान खान के लिए कुछ नहीं किया, और मेरी सिफारिश पे बुशरा बीबी ने इमरान खान से बात की और इन्हें अपोजिशन लीडर बनाया। फिर वहाँ बीच बचाव कराया गया तो इनकी पार्टी के, लेकिन खान साहब महमूद खान अचकज़ई गुज़श्ता रोज़ रात को लाहौर गए थे ज़मान पार्क में। इमरान खान की 2 बहनों से उनकी मुलाकात हुई, डॉक्टर उज़मा और अम्बरीन से, और उन्होंने वहाँ बातचीत की है। और ये मुतालबा जो अस्पताल शिफ्ट करने का है, ये तो पीटीआई की तरफ से मुसलसल किया जाता रहा है। अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए, हुकूमत की तरफ से कहा गया कि, और अदालत में भी ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया,
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाज यकीनी बनाया जाए। फिर एक जब रिपोर्ट जमा करा दी गई अदालत में सलमान सफदर की तरफ से, और उसमें कुछ कहा गया था जी 85% आंख ज़ाया हो गई, लेकिन जब यही अलामा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौर को पिम्स अस्पताल ला के उन्हीं डॉक्टर्स ने ब्रीफिंग दी थी, तो महमूद खान अचकज़ई ने ये स्टेटमेंट दी थी कि 85% आंख ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया। यहाँ तक शकील साहब ने कहा जिला वतनी की बात की इन्होंने, तो जिला वतनी के लिए आप जाके चेक कर लें कि बरतानवी हाई कमिश्नर यहाँ क्या सरगर्मियाँ करती रही हैं कुछ अर्सा कबल तक, और उन्होंने दबाव भी डलवाती रही हैं, दबाव डालती भी रही हैं कि बानी PTI को बरतानिया भेज दिया जाए। लेकिन हमारी हुकूमत उस पर बिल्कुल तैयार नहीं हुई, और इस पर जाके चेक कर लें कि वो किस किस से जाके मिलती रही, क्या सरगर्मी, क्यों वो नहीं मतलब हालत बेहतर है। सर अगर हालत बेहतर है तो हम क्यों देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते भी इमरान खान को मेरी बात मुकम्मल होने देना मोहतरमा, आप मेरी बात, सर आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है। अली इमरान साहब खान ने पार्टी की क़यादत को बुलाया है, क्या समझते हैं कि कल कौन कौन आ रहे हैं? इमरान खान साहब ने जो कल कॉल दिया, मेरे ख्याल मुझे बड़ा यकीन है कि कल बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर पहुंचेंगे। हमारे MLAs, हमारे सेंटर्स, हमारे MPs, इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट की तंजीमें, मेट्रोपॉलिटन और ब्लॉक कोर्ट तक के जो लोग हैं उनको कॉल दे दी गई है। देखिए आकाश, यहाँ बात जो समझने वाली हुई है, हमारी कॉल को कोई मसला नहीं है। जब लोग ये कहते हैं ना कि लोग नहीं आए, अगर मैं आपको एक दफा अडयाला लेकर जाऊं और आप उस चीज का मुशाहिदा करें कि किस तरीके से आपको 502 जो वर्कशॉप है वहां पर कंटेनर लगाए जाते हैं और उसके आगे पुलिस की गाड़ियां खड़ी की जाती है, और फिर अडयाला जेल जहां हमने इhtजाज करना होता है वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस डिप्लॉय की जाती है। आप यकीन कीजिएगा कि जिस गाड़ी की नंबर प्लेट प्रॉपर्टी इस्लामाबाद की नहीं होती, लाहौर की होती है, डिस्ट्रिक्ट की होती है, तो उस गाड़ी को रोककर उस पर से लोगों को निकाल कर गाड़ी में बिठाकर उनकी गाड़ी जो है वो बंद कर दी जाती है। मैं एज ए लॉयर इतनी चीजों को देखता हूँ, फिर गाड़ियों की सुबरदारी करवाई जाती है। बंदों का कोई मसला नहीं। मैं आज भी कहता हूँ, अब भी मैं कहता हूँ, अभी 24 घंटे हैं कल कि उस हमारे इकट्ठे होने के एहतजाज के लिए, मैं कहता हूँ हमें ये आज इजाजत दे दें कि आप और हमारे जांच कर सकते हैं। कल देखेंगी, मैं 10,000 लोगों की बात नहीं करता, अगर 50,000 लोग ना हुए तो मैं आपके इस प्रोग्राम में आना छोड़ दूंगा। लेकिन आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 से लेकर 28 तक शख्सी आजादियों की हमारे लिए फेयर ट्रायल की बात करता है। क्या हमें बताएं आकाशा कि हमने पहले दिन से जब से हम एहतजाज कर रहे हैं हमें एड्रेस दिया जाता है? क्या हमें हर एहतजाज में हमारे सरों में गोलियां नहीं उतारी जाती? क्या हमारे हर एहतजाज में हमारे कारकुनों को नहीं पकड़ा जाता? अलीमा खान साहिबा बार बार ये कह रही है कि हम पूरा एहतजाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हमारा कानूनी और आईनी हक है। हम कोई मावराए आइन काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। देखिए, ना हमें एहतजाज की इजाजत है, ना हमें आर्टिकल जो 4 है आर्टिकल 10 है और 25 जिसके तहत हमें शफाफ। चले अली इमरान साहब, सॉरी आप माइंड मत कीजिएगा, मैं आपको सर इस वक्त इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सर इस पे जो आपका पॉइंट में लेना चाह रही थी वो आ चुका है। असगर चौधरी साहब, एक शॉर्ट आंसर इस पे मैं आपका चाहूंगी कि पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि बानी PTI को पिम्स लेकर आते हैं, और लास्ट नाइट भी सर यही कुछ खबरें थी। कोई अंदर की खबर आपके पास होती है, कुछ ऐसा हुआ है? क्योंकि डेफिनेटली अगर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो ये हुआ होगा। देखिए आकाशा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं क्विकली रिस्पॉन्ड इस पर करूँगा। देखें, ये चौथी मरतबा हुआ है कि बानी PTI को PIMS लाया गया है और कोई मुतालबा हुकूमत ने नहीं तस्लीम किया है, चाहे वो उनकी बहनें कर रही हों, पार्टी कर रही हो, लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहे हो, दोनों ऐवानों से ये आवाज़ उठ रही हो, हुकूमत उसे तस्लीम नहीं कर रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह भी जो मैं ये बताऊँ, 26 नवंबर के बाद चूँकि जो टफ टाइम क्या होता था, जैसे ही ऐलान होता था किसी रैली का पेशावर से, तो हुकूमत की यहाँ पर टांगे कांपना शुरू हो जाती थी। एक तो ये सबसे बड़ी वजह जो ये है, लास्ट प्रोग्राम में भी जो मैंने बात की थी कि अब हुकूमत अपना थोड़ा सा दिल बड़ा कर ले ना, मेहरबानी कर ले। बहुत 1000 दिन कोई कम होता है? मुझे बताइए काशा। आखिरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, डॉक्टर साहब इसकी तस्दीक करेंगे कि अक्टूबर में आखिरी मुलाकात हुई थी। अक्टूबर से लेके आज तक आपने मुलाकातें बंद की हुई हैं। क्या कोई 302 का जो मुजरम होता है उसकी भी कोई मुलाकात बंद होती है? ये तो बेसिक आपके जेल्स रूल्स हैं, आप उसके ऊपर भी अमल नहीं कर रहे हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं? फिर कल यही होगा कि जब ये हुकूमत आएगी और यही कुछ फिर आपके साथ होगा।
जी चलें, बहुत शुक्रिया। उस वक्त आप कहेंगे कि ज्यादती हो रही है। ज्यादती हो रही है। बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब, तारिक जुबैर साहब, शकील करार साहब, डॉक्टर आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपने मेजबान नकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।